हेलो, नमस्ते सभी को। आई होप सो कि लॉकडाउन में आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र से अपने हैंड वॉश करते रहें। तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग ओपन बुक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लेंगे। तो उसके तारतम्य में मैं आज आपको फर्स्ट पेपर जिसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री उसके सिलेबस को आपको रिवाइज़ करेंगे, यानी कि मैं आपको टर्म्स क्लियर करूँगा, उसका सिलेबस समझाऊँगा आपको। तो आज के इस वीडियो का सेक्शन 2 पार्ट्स में है। पहले मैं ओरली आपको समझाऊँगा कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और उनको हमको कैसे डेफिनेशन बनानी है, उनके क्या एग्जाम्पल हैं और उनके हमको कैसे प्रेजेंटेशन करना है राइटिंग में। ठीक है। सेकंड पार्ट में हम कुछ आपको पिक्चर्स या मेडिसिन्स के स्ट्रक्चर्स सिखाएंगे, जिसमें आपको थोड़े से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहला पेपर का नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, लेकिन पहले पेपर का नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हमको मेडिसिन्स के स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, इंट्रोडक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवांटेज, एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है। तो पहली यूनिट जो है आपकी वो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली यूनिट का नाम क्या है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। और इसका मतलब हुआ कि जब हम किसी मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके कुछ बायोलॉजिकल एक्शन यानी कि जैविक एक्शन, जैविक क्रियाएं जो होती हैं, उनके लिए आवश्यक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जैव रासायनिक, भौतिक रासायनिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए या होती हैं। ओके, क्लियर है। तो मेडिसिन्स में उपस्थित जैव रासायनिक गुण जिसके कारण से उनके बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, उस टॉपिक को हमने कहा है या सिलेबस में है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसमें आपको पढ़ना है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है कि आयोनाइजेशन मतलब किसी भी सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, सपोज़ वाटर में हमने कोई चीज़ डिज़ोल्व करना चाहिए, तो वाटर इज़ ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने एस्प्रिन मेडिसिन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो एस्प्रिन उस वाटर सैंपल में डिज़ोल्व होकर आयनाइज्ड फॉर्म में आती है, यानी कि उसके आयन अलग अलग होते हैं। जैसे H2OH+ OH- में होता है, उसी प्रकार से एस्प्रिन के जो कंटेंट मॉलिक्यूल होंगे वो आयनिक फॉर्म में आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयनन या आयोनाइजेशन। ठीक है। तो हर मेडिसिन का आयोनाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि हमको पता है हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है वाटर, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड। ठीक है। तो या तो ब्लड के माध्यम से या वाटर के माध्यम से किसी भी मेडिसिन का आयोनाइजेशन होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। ठीक है। सेकंड है सॉल्युबिलिटी। अब यदि किसी मेडिसिन की हमने चेक करनी है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, तो पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में किसी भी मेडिसिन की सॉल्युबिलिटी, विलेयता कितनी है, ये डिपेंड करता है कि वो उसमें आयनाइज्ड कितनी होती है। ठीक है। आयनन के ऊपर यानी कि इंटरेक्शंस के ऊपर सॉल्यूट या मेडिसिन और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, अंतर क्रियाओं पर निर्भर करती है उसकी सॉल्युबिलिटी। फिर अगला पॉइंट है पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसको हिंदी में कहते हैं वितरण गुणांक। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको कहें कि एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसको 2 हिस्सों में हमने बांटा, है ना। एक बड़े से हॉल को 2 अलग अलग हिस्सों में पार्टीशन कर दिया, तो पहला पार्टीशन और दूसरे पार्टीशन का जो रेशो है, गुणांक है, यानी पार्टीशन ए भागित पार्टीशन बी, वो क्या कहलाता है? उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये इसलिए ज़रूरी है मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ना, क्योंकि पर्टिकुलर मेडिसिन कभी कभी वाटर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होती है, कभी कभी ऑयल वाले सैंपल्स में, फैट्स में सॉल्यूबल होती है। तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर मेडिसिन किस प्रकार के सॉल्वेंट में पार्टीशन कोएफिशिएंट ज़्यादा शो प्रेजेंट करती है। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये पार्टीशन कोफिशिएंट है। अगला टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा ही आसान है। किसी भी मेडिसिन का जब आपकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होना है तो वह कई प्रकार के बॉन्ड्स बनाती हैं, जैसा कि हमने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कई प्रकार के वेरियस बॉन्ड्स बनते हैं, जिनमें एक सबसे खास और सबसे सरल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में सबसे आसानी से बनने वाला बॉन्ड इसलिए होता है और सबसे फर्मली स्ट्रॉन्ग इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक और नीड है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हाइड्रोजन स्टेबल हो सके। तो जैसे ही विद्युतऋणी तत्व जो हाइड्रोजन से अधिक विद्युतऋणता रखते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे एटम जब हाइड्रोजन के नज़दीक आते हैं तो आसानी से जो एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाते हैं उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर आणविक और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमको ये समझना है, इंटर मीन्स बिटवीन टू, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इंटर आणविक या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसे हम कहेंगे इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, और दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा तो इसे हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। हाँ, इसके साथ ज़रूरी है कि हम इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटीन बाइंडिंग। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या है। हमारी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसी लाइव मॉलिक्यूल यानी लाइव बॉडी को दी जाती है उनके डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन। तो लाइव मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी कि इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, इनमें होते हैं कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए कुछ जो बाइंडिंग यानी कि बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। क्योंकि प्रोटीन इज़ द वर्क हॉर्सेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि शरीर की जैव रसायन के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो बाइंडिंग होती है वो प्रोटीन बाइंडिंग कहलाती है। तो प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रोटीन की, उसमें प्रोटीन की बाइंडिंग पाई जाती है। प्रोटीन की बाइंडिंग मीन्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में कई प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से बने होते हैं, जो कि नेक्स्ट अपकमिंग मॉलिक्यूल मेडिसिन से बाइंड करते हैं, उसे हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लें। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की एक सरल संरचना के रूप में होती है, लीनियर होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, अल्फ़ा बीटा टर्न, जिसमें आपने सुना होगा। जो हमारे नेल्स होते हैं, हेयर मॉलिक्यूल होता है, नेल्स का मॉलिक्यूल यानी कि क्रेटिन प्रोटीन होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद टर्सरी यानी तृतीय संरचना होती है, थोड़ी सी और ट्विस्ट हो जाती है। फिर क्वाटरनरी संरचना में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है उसके बड़े ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसमें आयरन मॉलिक्यूल होता है, आयरन एटम होता है, है ना। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन की चतुर्थक संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बायो आइसोस्टीरिज्म एंड ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये समावयवता का थोड़ा सा इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि मेडिसिन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ठीक है, फोटोसेंसिटिव होती है। लाइट के प्रति अपने रोटेशन के कारण ये स्टीरिज्म शो करती हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्टीरिज्म। और जियोमेट्रिकली भी ये अपने आप को आइसोमर फॉर्म में चेंज कर सकती हैं, कन्वर्ट करती हैं, दैट्स वाई दे एग्जिबिट। इसलिए मेडिसिनल कंपाउंड्स जो हैं ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाती हैं। तो ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो आइसोस्टीरिज्म का मतलब हुआ कि जैसे ही जीवित प्राणी में, लिविंग सेल्स में कोई डोज जाती है, ड्रग जाती है, तो वो डी फॉर्म में, एल फॉर्म में, सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में किस प्रकार से समावयवी फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव होती है,
उस घटना को बायो आइसोस्टेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में यदि हम बोलें तो जैव समावयवता। समावयवता क्या होती है? समावयवता मीन्स विद इन आउटसाइड द बॉडी, जब हम किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, जैसे कि हमने कहा C6H12O6, ये एक ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का दूसरा आइसोमर फ्रक्टोज भी है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, तो दोनों ही फंक्शनल आइसोमर हैं। तो एक ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, है ना, तो इस कारण से ये आपस में आइसोमर हैं। उसी प्रकार से जब बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन जाती है तो नाइट्रो कंपाउंड होने के कारण, सल्फो कंपाउंड होने के कारण, साइनाइड ग्रुप होने के कारण कुछ अलग प्रकार की समावयवता शो करते हैं, जिसके कारण से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं। इसे हम बोलते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। ठीक है, जैसे साइनाइड CN है, NC के फॉर्म में हो सकता है, NO2 ONO नाइट्राइटो के फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रो के फॉर्म में हो सकता है, तो इसे बायो आइसोस्टेरिज्म कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए उस मेडिसिन का किरेल मॉलिक्यूल होना आवश्यक है। किरेल मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसमें जो चारों संयोजकताएं होती हैं उसकी, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी होना चाहिए। यदि सेम प्रकार का ग्रुप्स रहेंगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं, उनके लिए किरेल मॉलिक्यूल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये पहली यूनिट है। सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनास्थेटिक्स को लेकर है। एनास्थेटिक्स, जिन्हें हिंदी में निश्चेतक कहा जाता है, तो एनास्थेटिक ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जिनके कारण बेहोशी आती है, जिनके कारण कॉन्शियसनेस का लॉस होता है, जिनके कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब आपके आवेगों का, संवेगों का कंडक्शन रुक जाता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य प्रणाली अवरुद्ध होती है। तो ऐसे मेडिसिन कहलाते हैं एनास्थेटिक, हिंदी में निश्चेतक बोलते हैं। ऐसे विशेष प्रकार के मेडिसिन जिनके कारण बेहोशी आती है उन्हें हम एनास्थेटिक कहते हैं। उदाहरण आपके सिलेबस में है, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड सिंपल, क्लोरोफॉर्म सिंपल, ईथर, इसके अलावा प्रोकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन, ये सारे के सारे जो हैं एनास्थेटिक हैं। फिर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जनरल एनास्थेटिक, दूसरा होता है लोकल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक ऐसे एनास्थेटिक हैं जो कि मेजर सर्जरीज में यूज़ किए जाते हैं, जिनका बड़े बड़े ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि हमें कंप्लीट बॉडी को बेहोश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो जनरल एनास्थेटिक कहलाते हैं। लोकल एनास्थेटिक नाम से ही क्लियर है, इनका हिंदी में स्थानीय निश्चेतक कहते हैं। छोटे छोटे सर्जिकल ऑपरेशन में, जैसे दांतों की सर्जरी होना है, नाक की, आँखों की, तो वहाँ पर जब कोई एनास्थेटिक अप्लाई किया जाता है तो उसे हम लोकल एनास्थेटिक कहते हैं। लोकल एनास्थेटिक के बड़े ही फेमस एग्जांपल हैं बेंजोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन, डायपरोडोन HCl। जनरल एनास्थेटिक के एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे लाफिंग गैस कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये, और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की बड़ी अच्छी त्रिभुज जैसी संरचना होती है, ये हमारा जनरल एनास्थेटिक होता है। अगली यूनिट है हिप्नोटिक्स और सेडेटिव को रिलेट। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आपको नींद आने का कारण क्रिएट करते हैं। ऐसे मेडिसिन जिनके कारण आपको नींद आती है, नींद आने के लिए ज़रूरी है कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डाला जाए, उन्हें हम हिप्नोटिक्स या सामान्य भाषा में या हिंदी में उन्हें हम बोलते हैं निद्राकारी औषधियाँ। ठीक है, तो बार्बिटोन और बार्बिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है, जैसे पेंटाबार्बिटोन, बार्बिट्रेट, सोडियम बार्बिट्रेट, ये सारे के सारे हिप्नोटिक मेडिसिन है, साथ ही साथ सेडेटिव मेडिसिन में। अब सेडेटिव मेडिसिन जो है हिंदी में कहलाते हैं प्रशांतक मेडिसिन, जो कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करने का, काम डाउन करने का काम करते हैं, उन्हें हम सेडेटिव कहते हैं, प्रशांतक मेडिसिन कहते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर सीखना है, प्लस इनकी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट आना चाहिए, मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्शन कहाँ होता है, कहाँ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कहाँ जाकर ये एक्शन करती है। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालती है,
एनास्थेटिक और हिप्नोटिक्स और सेडेटिव। नेक्स्ट यूनिट है आपको हिप्नोटिक और सेडेटिव में एक अगला टॉपिक है एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसे सभी मेडिसिन जो कि कन्वल्जन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब कन्वल्सन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो एंटी कन्वल्जेंट कहलाते हैं। एंटी कन्वल्जेंट नॉर्मली जब एपिलेप्सी की कंडीशन होती है, मिर्गी की कंडीशन होती है, उस समय यूज़ किए जाते हैं ताकि उस मिर्गी को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक डिसऑर्डरनेस को कंट्रोल किया जा सके। अगली यूनिट आपको है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक से रिलेटेड। ये बड़ी आसान टर्म्स हैं। एंटीपायरेटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके बढ़े हुए टेम्परेचर को रिड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल। और दूसरी तरफ है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके दर्द की संवेदना को या आपके पेन सेंसेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दर्द की संवेदना या पेन को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, सैलिसिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पैरासीटामोल और एस्पिरिन। लास्ट यूनिट नंबर 5 है डायूरेटिक्स। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि यूरिनरी फंक्शन जो है किडनी में होता है, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है और उसकी बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो डायूरेटिक्स पढ़ने के पहले हमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी हमको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन एक्चुअली में किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो डायूरेटिक्स ऐसे मेडिसिन है जो कि यूरिन के आउटपुट को डाइल्यूटली या आसानी से आउटपुट कराने में हेल्प करते हैं। यदि किसी कारणवश आपको कोई डिसीज़ है, किडनी की डिसीज़ है, स्टोन प्रॉब्लम है या यूरिन का आउटपुट नहीं सही हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि आपके यूरिन फ्लो को इजीली बनाती हैं, उसका डाइल्यूशन करती हैं, उन्हें हम डायूरेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर इसके एग्जांपल हम आपको पढ़ के बता देते हैं। डायूरेटिक्स के एग्जांपल हैं फ्यूरेसेमाइड, क्लोरोथियाजाइड, एसिटोजोलामाइड एंड यूक्रेनिक एसिड। ठीक है, ये एमाइड टर्म जब लास्ट में आती है तो उसको हम एक आइडियली समझ सकते हैं कि वो डायूरेटिक्स है। ठीक है, डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए वो। इसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन क्या होती हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। यदि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि 80-120 होता है, 120 से अधिक यदि ब्लड प्रेशर है ना, तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं, उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि 80 से नीचे आता है तो उस ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंसिव कंडीशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ किए जाएंगे उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव के मेडिसिन के कुछ एग्जांपल हैं कैप्टोप्रिल, मिथाइल डोपा, वीरापामिल और प्रोपेनोफॉल, जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, प्रोपेनोफॉल और कैप्टोप्रिल। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव जैसे मिथाइल डोपा और वीरापामिल हैं। इसमें एक टर्म है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इस टर्म में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं वो ब्लड के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, तो उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको सिलेबस का समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट में लिखें, सजेशन दें और किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉकडाउन कंडीशन में। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।